हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। इक्विलिब्रियम की जो बातें हमने करी थी उसमें क्या देखा था, डिफरेंट ग्राफ्स दिखे थे। हमने इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन, जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे बिहेव करता है टाइम के साथ, फिर उसका रेट फॉरवर्ड, रेट बैकवर्ड कैसे बिहेव करता है टाइम के साथ, ये सारी चीज़ें हमने ग्राफ पे देखा था। मान लीजिए एक बेसिक रिएक्शन है, बहुत ही जाना पहचाना रिएक्शन है, हम सब जानते हैं वो रिएक्शन, and that reaction is N2 plus 3 mole of hydrogen, correct। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो सबको पता ही है, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, दिस इज द रिवर्सिबल एरो, सबको पता है। देन प्रोडक्ट व्हाट वी आर गेटिंग इज अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। ओके, सो ये पार्टिकुलर रिएक्शन है, ऑल आर इन गैसियस स्टेट। ओके, सो अगर इसका ग्राफ बनाना पड़े, मान लीजिए आपसे इनिशियल मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से आपने रिएक्शन की शुरुआत करी। इनिशियली आपके पास क्या थे, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ही थे, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। हम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस किसका ग्राफ बना रहे हैं, टाइम का ग्राफ बना रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं। तो क्या है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हो, एंड दिस इज टाइम। ओके, व्हाट विल हैपन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हमने बोला कि वी हैव ओनली नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एज रिएक्टेंट, हमारे पास अमोनिया नहीं है। ओके, सो व्हाट विल हैपन टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो मान लीजिए दिस इज हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन डिक्रीज करेगा। और क्या बताया गया था कि जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं, कोई भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है, देन व्हाट विल हैपन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर स्पीशीज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अब क्या है, आपका जो हाइड्रोजन था, लेट अस टेक दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, तो क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन अब क्या होगा, कांस्टेंट रह जाएगा। फाइन, नाउ व्हाट विल हैपन टू आपका नाइट्रोजन, लेट्स टेक नाइट्रोजन यहाँ से है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन भी डिक्रीज करेगा, और नाइट्रोजन डिक्रीज करके क्या हो जाएगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, वो अब कांस्टेंट हो जाता है। देन व्हाट विल हैपन टू दिस अमोनिया जीरो से शुरू करेगा, और ये क्या होगा, ये सब मेरे से चला जाएगा, और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो समवेयर यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ से इस पार्टिकुलर पॉइंट, इस पार्टिकुलर टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर अमोनिया, concentration of your nitrogen and concentration of hydrogen remains constant for the period of time। यानी कि अब समय के बाद, उस समय के बाद अब ये क्या है कि concentration बराबर रह जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया गया है। क्लियर। मान लीजिए कि आपको गिवन हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जगह पे अमोनिया, राइट। मान लीजिए अमोनिया गिवन हो, मान लीजिए अमोनिया आपको गिवन है, तो आपका ग्राफ कैसा दिखेगा, आपको अमोनिया गिवन है। हमको बताया ही गया है कि इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में अटेन किया जा सकता है। अगर आप रिएक्टेंट दे दो तो भी इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया जाएगा, अगर आप प्रोडक्ट दे दो तो भी इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया जाएगा। क्या होगा, रिएक्टेंट दे दो तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कुछ समय तक बनेंगे, फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको अमोनिया यानी कि प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, वो गिवन है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया जाएगा। तो क्या होगा, जब अमोनिया गिवन है तो क्या होगा, अमोनिया फॉर्म करेगा हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, तो आपका लेट अस से दिस इज अमोनिया, तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता चला जाएगा। व्हाट विल हैपन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दे विल इंक्रीज। कैसे और क्यों, क्योंकि इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 पे हमने क्या किया था, हमारे पास ओनली अमोनिया था, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन नहीं थे। ओके, सो व्हाट हैपन, आपका जो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगा। What will happen to hydrogen, that will also increase। पर आप देख रहे हो कि सर आपने क्या किया है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में कुछ डिफरेंस ला दिया।
दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग तरीके से बढ़ा दिया। जीरो से तो शुरू हुआ पर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग। अरे भाई वेरी सिंपल ना, मोल रेशियो देखिए ना, मोल एनालिसिस कीजिए। अगर 2 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्शन करेगा तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनाएगा और 1 ही मोल ऑफ नाइट्रोजन बनाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑब्वियस कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लेस होगा और उसका 3 टाइम्स होगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। उसका क्या होगा? 3 टाइम्स होगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। एक्सपेक्टेड है, आई थिंक दिस मे बी 3 टाइम्स। ओके, सो मैंने रफली ऐसा ग्राफ बनाया है। सो दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन and this is the concentration of your hydrogen, this is the concentration of your ammonia. Okay, so this is what happen। आपके ग्राफ बनाने का प्रयास करें तो कुछ ऐसा होगा, ये आपका टाइम है and this is your concentration, you know। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपन आपका जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद हमने बातें करी थी एक्टिव मास की, एक्टिव मास की बातें करी थी। ओके, सो एक्टिव मास में हमने जो बेसिक एग्जांपल लिया था, क्लासरूम वाले एग्जांपल आपको याद हो कि हमने बोला था कुछ ही बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसी गेम में, किसी इवेंट में। तो जो उस इवेंट के लिए, उस इवेंट की तरफ से देखा जाए तो उस पूरे क्लास में जो काम के लोग हैं वो कौन हैं? जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्टिकुलर इवेंट, पार्टिकुलर इवेंट में जो पार्टिसिपेशन जिनका है वही उनके लिए काम की चीज है। सो एक्टिव मास कौन हो जाएंगे? दैट दोज स्टूडेंट्स आर द एक्टिव मास। पूरी क्लास के लोग नहीं, क्लास में बहुत सारे लोग हैं पर कुछ ही लोग हैं जो क्या करें, पार्टिसिपेशन जिनका हो रहा है। सेम इसी तरह से रिएक्शन होता है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एक्टिव मास की। ओके, ना मान लीजिए कोई ये वेसल है। ओके, वेसल है, इसके अंदर क्लोज्ड वेसल, इसके अंदर वाटर है। वाटर, आपको क्या पता है कि वाटर रहेगा तो क्या इवेपोरेट करेगा, इवेपोरेट करेगा, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर की तरफ जाएंगे। ये क्या करेगा? इवेपोरेट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएंगे। तो क्या होगा? ये कौन से मॉलिक्यूल्स जाएंगे? जो सरफेस पे है, जो सरफेस पे है वही मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। तो मान लीजिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। सो व्हाट इज दिस प्रोसेस? दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन। करेक्ट, ये प्रोसेस इवेपोरेशन है, आपको पता है। ठीक है, सिमिलरली आपको ये भी पता है कि ये इक्विलिब्रियम में है। क्या है यहाँ पे? दे आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O वेपर, H2O वेपर या गैस। ठीक है, तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम है। इसका क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जितने ऊपर जा रहे हैं, गैसेस फॉर्म में जा रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? उतने ही वेपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो क्या हो रहेंगे? कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में बन रहेंगे। सो क्या उतने ही आपके नीचे की तरफ भी आ रहे होंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। गुड, क्लियर है? ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स में इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इस सारे वाटर मॉलिक्यूल्स में जो काम की चीज है, जो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन है? दिस इज ये सरफेस वाले, सरफेस वाले। नीचे वाले जो बल्क में है, जो अंदर है, वो आपके इवेपोरेशन प्रोसेस में काम नहीं कर रहा है। इसीलिए इस पार्टिकुलर, अगर हम लिक्विड वाटर की बात करें तो एक्टिव मास क्या होगा? वो सारे मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे हैं वो हमारे एक्टिव मास होंगे। ठीक है, तो अब एक्टिव मास की बात की जाए तो समझ में आ गया, एक्टिव मास इज प्रोपोर्शनल। एक्टिव मास, इसको हम ए से डिनोट कर लें तो एक्टिव मास ए is proportional to concentration, is proportional to concentration। कैसे? कैसे? सिंपल सी बात है, एक्टिव मास, एक्टिव मास को बताने के लिए ऑल्सो दिस इज पार्शियल प्रेशर के आधार पे भी होता है। ये मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। अगर आपने इसको देख लिया, इसको समझ लिया, तो हम इसको एक्टिव मास को ऐसे बोलते हैं, एक्टिव मास इज क्या है? एक्टिव मास का क्या मतलब है? मॉलिक्यूल्स होंगे, सब्सटेंस होंगे।
मॉलिक्यूल्स होंगे, सब्सटेंस होंगे जो पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्शन में, तो क्या होगा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, मोल्स. Active mass is proportional to number of moles. Active mass is proportional to number of moles. More quantitative, qualitative, मोर क्वालिटी के रूप में लिखा जाए, सो क्या होगा, एक्टिव मास इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स per unit volume. Active mass is proportional to number of moles per unit volume. प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या समझ में आएगा, गामा इंटू एन बाई वी. व्हाट इज गामा? गामा इज कॉल्ड एक्टिविटी कोएफिशिएंट. आप बोले सर ये सारी चीजें क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझा दो. तुम क्या है एक्टिव मास? एक्टिव मास वो सारी चीजें हैं. अगर आपने क्या वाटर लिया तो वाटर का हर मॉलिक्यूल्स कैन बी एक्टिव मास गिवन दैट सबके सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तब. पर ऐसा होता नहीं है, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. जैसे कि सारे के सारे इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसी तरीके से रिएक्शन में जरूरी नहीं कि सारा का सारा नाइट्रोजन जो आपने टैंक से लाके फिल किया है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे. ठीक है, तो एक्टिव मास क्या हो जाएगा, पूरे वेसल में आपका नाइट्रोजन भरा था. नाइट्रोजन को बताने का तरीका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन से बताते हैं, पार्शियल प्रेशर से बताते हैं. वही तो एक्टिव मास है, उसी पार्शियल प्रेशर का कुछ पार्ट, उसी कॉन्सेंट्रेशन का कुछ पार्ट रिएक्शन करें. करेक्ट. सो क्या होगी, यूनिट क्या हो जाएगी उसकी, वो उसकी यूनिट कॉन्सेंट्रेशन की तरह हो जाएगी. सो एक्टिव मास इज प्रोपोर्शनल टू NyV. व्हाट इज दिस NyV? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मोलैरिटी. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मोलैरिटी. हाँ, अब ये क्या दिखा हमको, एक्टिव मास, दिस इज A इज इक्वल टू क्या हो गया, गामा इंटू NyV. गामा क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट है, और क्या पता है, गामा इज इक्वल टू 1 फॉर वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. ठीक है, जब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है तो गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है. जैसे समझ लीजिए ना, यहाँ पे अगर आप इस रूम में, इस वॉल्यूम में आपके गैस मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो देखिए गैस मॉलिक्यूल्स, पूरे वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत कम है. यानी कि क्या बोल सकते हैं कि कॉन्संट्रेशन बहुत कम है. यानी कि क्या बोल सकते हैं कि डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है. डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे कि गामा इज इक्वल टू 1, यानी एक्टिव मास इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं आप, कॉन्संट्रेशन यानी कि मोलैरिटी की बात कर सकते हैं. यानी कि कॉन्संट्रेशन आप स्क्वायर ब्रैकेट में इसको दिखाओगे, किस में दिखाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाओगे. ठीक है, आइडियल गैस की बात जब तक करेंगे तब तक आप गामा इज इक्वल टू 1 लेते रहेंगे, पर जब आइडियल गैस की बात नहीं करेंगे तो दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं. ठीक है, चिंता मत कीजिए, आपको रियल गैस के बारे में ये सारी चीजें पढ़नी भी नहीं है. ओके. अब देखिए क्या है कि जब आपने गैसेस की बात की तो क्या है, एक्टिव मास इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन हो गया है. एक्टिव मास क्या हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन हो गया है. सो फॉर गैसेस, और लेट अस टॉक अबाउट एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन, आइडियल एक्वस सॉल्यूशन, एक्टिव मास क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो गया. लेट अस टेक मोलैरिटी के बराबर हो गया. व्हाट इज दिस, इज क्या होता है, मोल पर लीटर. करेक्ट. कॉन्सेंट्रेशन, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट से भी दिखाते हो. अगर आपको गैसेस की बात करनी है क्या हो जाएगा, यहां से PV is equal to nRT का तो नाम सुना ही है हम लोगों ने. सो क्या होगा, NyV. सो PV is equal to nRT करते हैं, PV is equal to nRT. सो P is equal to N by V into R into T. So what is this P? P is that particular partial pressure of particular gas. तो आप और क्या बोल सकते हो, A is equal to partial pressure, A is equal to partial pressure. क्या आइडियल गैस, अगर ये रियल गैस है
रियल गैस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गामा की वैल्यू हो सकता है कि 1 ना हो, तो आपको लिखना चाहिए गामा गामा इंटू पार्शियल प्रेशर, गामा इंटू प्रेशर, ठीक है, गामा इंटू प्रेशर। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक्वा सॉल्यूशन की बात करें, जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका ए की वैल्यू क्या है, मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर के रूप में दिखाते हैं। कैसे, अभी अभी दिख रहा मुझे। फाइन, व्हाट इज, अगर आप प्योर लिक्विड की बात कर रहे हो, प्योर लिक्विड की बात कर रहे हो, प्योर लिक्विड, अगर आप प्योर लिक्विड की बात कर रहे हो तो व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज एक्टिव मास 1, व्हाट इज एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड 1, व्हाट इज एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड 1, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1। अगेन, अगर आपके पास गैस है, एक्टिव मास दिखाने का तरीका प्रेशर, अगर आपके पास सॉल्यूशन है, एक्टिव मास दिखाने का तरीका, व्हाट इज एक्टिव मास दिखाने का तरीका, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कैन बी इन मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, पर मैक्सिमम केस में आप क्या लेते हो, क्या लेते हो, मोलैरिटी लेते हो, स्क्वायर ब्रैकेट। देन व्हाट इज द एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड, वाटर, प्योर वाटर, प्योर कैल्शियम ऑक्साइड, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, एक्टिव मास 1, सॉलिड का है एक्टिव मास 1, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक्टिव मास की बातें हमने बहुत पढ़ ली। अब इस एक्टिव मास का यूज कहां करेंगे, वहां देखते हैं, दैट इज लोमा बोलते हो आप उसको, लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसकी बातें शुरुआत करेंगे, यहां से आपके केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स अच्छे अच्छे बने शुरू हो जाएंगे। तो इन चीजों को जल्दी से नोट करेंगे और आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को देखते हैं। साथ ही साथ आप नोट करते जाएं तो क्या होगा कि हमारा टाइम बचता चला जाएगा, ठीक है। तो आप जो है सो थोड़ा नोट भी करते रहिए साथ ही साथ, हाँ, ओके। सो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, दिस इज ट्रू फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये ट्रू है। एंड व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब कहने का ये मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में पूरा हो जा रहा हो, वन स्टेप, एक स्टेप वाला रिएक्शन। जो रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में पूरा हो रहा है, ये जो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की, वो उनके लिए ट्रू नहीं है। सो हम किसकी बात करेंगे अभी, लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, व्हाट एग्जैक्टली दिस लॉ इज, इट सेज, इट स्टेट्स कि द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एनी रिएक्शन, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मास, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, product of active masses of reactants raised to the power their stoichiometric coefficient। अब इसको मतलब समझा दूंगा, कोई चिंता मत दें, चिंता नहीं है। क्या है, it states that active mass is rate of reaction is directly proportional to the, rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reactants raised to the power stoichiometric coefficient। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पावर है ऊपर। अब थोड़ा सा इसे समझते हैं, हाँ, लिखने के बाद थोड़ा समझ लें। मान लीजिए कोई बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ए, ये एग्जांपल तो अपन ने बहुत लिया है, तो फिर से इसी को क्यों ना लिया जाए। ए एंड बी क्या रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद कोई प्रोडक्ट बनाया सी एंड डी, बेसिक रिएक्शन।
सिंस ये जो रिएक्शन है एक स्टेप में फॉलो किया जा रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे, दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन है। ओके, यानी कि ये जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन का जो स्टेटमेंट लिखा था वो काम करेगा यहाँ पे। ओके, क्या बोला था, रेट सबसे पहले क्या है, रिएक्टेंट की बात की, यानी कि हम किसी एक डायरेक्शन की ही बात करेंगे, दोनों डायरेक्शन के बाद एक साथ नहीं करते, ठीक है। सो हम फॉरवर्ड रेट से, दिस इज फॉरवर्ड ना, सो फॉरवर्ड रेट की बात करते हैं। जब फॉरवर्ड रेट की बात कर रहे हैं, क्या बोला था, रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मास, किसका, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स किसका है, रिएक्टेंट्स इसमें कौन है, ये दोनों रिएक्टेंट्स है। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, सो एक्टिव मास क्या है, ए का एक्टिव मास, बी का एक्टिव मास, करेक्ट, रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। व्हाट आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ए है एंड व्हाट इज दिस, बी है, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ मास एक्शन सेज। अगर ये क्या बोल रहा है फिर से समझिए, रेट लिखने का तरीका क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मास। इस ए का एक्टिव मास दिस वन, बी का एक्टिव मास दिस वन, प्रोडक्ट यानी कि मैंने मल्टीप्लाई किया। सो आपको तो दिखाने के लिए मैं लिख दूं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से दिखे, सो मल्टीप्लाई किया, देन रेज टू द पावर, पावर पे क्या होना है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होना है, पावर में उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होना है, ठीक है। तो अब देखिए, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हो तो क्या आता है, समथिंग कॉल्ड KF, forward, F is for forward, okay, what is KF, KF is called rate constant, क्या बोलते हैं, rate constant बोलते हैं, into a to the power a multiply with a to the power b, but this is still active mass। हम लोग active mass लिखते रहेंगे, जहां पे हमें लगेगा वहां पे एक्टिव मास का जो वैल्यूज है या जो हम सोच रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन सोच रहे थे, पार्शियल प्रेशर सोच रहे थे, वन सोच रहे थे, वो सारी चीजें वहां पे हम लगाएंगे। पर फिलहाल आप हमेशा इसको एक्टिव मास के रूप में ही लिखिए, ये बहुत ही कन्वीनियंट वे है। यहाँ से आपको जब मन करे आप क्या कीजिए, उसको उस वैल्यू में लिख दीजिए, पर अभी जब तक चीजें स्पेसिफाई नहीं की जा रही है, राइट इट एज एक्टिव मास। ओके फाइन। अब क्या समझिए, रेट फॉरवर्ड आप उसको क्या लिख दिया, KF लिख दिया। व्हाट इज KF, KF इज द रेट कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। एक टेम्परेचर के लिए KF की वैल्यू एक ही होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर अल्टर करने पे क्या होगा, KF भी अल्टर हो जाएगा। तो हम क्या बात करते हैं कि ये पार्टिकुलर रिएक्शन की बात हम किसी एक टेम्परेचर पे करते हैं ताकि KF की वैल्यू चेंज ना करे, नहीं, ओके। सो आपको क्या समझ में आया, एक्टिव मास की कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही आप ये लिख सकते हो। और ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखने का एक तरीका है। ये अभी हमने फॉरवर्ड रिएक्शन का लिखा है। अगर आपसे पूछे बैकवर्ड रिएक्शन का, मतलब इस वाले रिएक्शन का, और इस रिएक्शन के लिए ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन होगा, ये होगा। ये दोनों रिएक्शन करके ये बना रहे तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा। से अप्लाई करें तो क्या होगा बताइए, रेट बैकवर्ड इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ये है, सो प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस, एक्टिव मास ऑफ C मल्टीप्लाई विथ एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो A to the power C हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज D, सो पावर में D हो गया। सिमिलरली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, सो वी हैव समथिंग कॉल्ड K, दिस इज KB बैकवर्ड इनटू A to the power C मल्टीप्लाई विथ A to the power D। ओके, सो दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आपने क्या लिखा है, रेट लिख लिया है, रेट का एक्सप्रेशन लिख लिया है। व्हाट इज दिस KB, दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। अगेन दिस इज व्हाट
दिस इज व्हाट कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट है और क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, सो मान लीजिए आपको कोई मैं रिएक्शन दे दूं 5A प्लस 6C गिविंग 2D प्लस 3A, 8A प्लस 3C प्लस 2B 9D प्लस 6E प्लस 2F, करेक्ट है? ओके, मान लीजिए आपको इसका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिखना हो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना हो, कैसे लिखेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन है, जी हाँ। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ कीजिए। व्हाट इज रेट फॉरवर्ड? रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू KF। व्हाट इज KF? KF इनटू क्या है, एक्टिविटी ऑफ A, सो एक्टिविटी ऑफ A टू द पावर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई विथ एक्टिविटी ऑफ क्या है, C है यहाँ पे, C सॉरी राइट B here ना, then only you will have better something, so C to the power 6, करेक्ट लिख सकते हैं। देन रेट बैकवर्ड लिखिए, क्या हो जाएगा K रेट कांस्टेंट बैकवर्ड एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर 2 इनटू एक्टिव मास ऑफ क्या B टू द पावर 3। ओके, सो क्या है ना, आपको ये फिजिकल आपको धीरे धीरे हो सकता है कि लगने लगे कि सर क्या ही बोरिंग चीज़ पढ़ा रहे हो, डोंट वरी। अब जब आप इसके एप्लीकेशन पार्ट को देखोगे तो बहुत ही आप इसको अप्रिशिएट करोगे। ओके राइट, रेट फॉरवर्ड क्या होगा, के फॉरवर्ड इनटू एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर 8, ओके, एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर 3, एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर 2। व्हाट इज रेट बैकवर्ड? रेट बैकवर्ड लिखिए, रेट बैकवर्ड क्या होगा, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड इनटू एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर 9, एक्टिव मास ऑफ ई टू द पावर 6, एक्टिव मास ऑफ एफ टू द पावर 2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो इस सबको आप आराम से जल्दी से नोट करो और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, तो हमने अभी एक्टिव मास की बातें करी, हमने रेट एक्सप्रेशन लिखना सीखा, हाँ रेट एक्सप्रेशन भी लिखना सीखा। तो कोई रिएक्शन मान लीजिए क्या है कि N2 प्लस क्या होता है 3 मोल ऑफ अमोनिया, रिवर्सिबल रिएक्शन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ना, नॉट अमोनिया। ओके, सो व्हाट इज रेट फॉरवर्ड, क्या होगा KF रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड इनटू एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन टू द पावर 1 इनटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव मास टू द पावर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या है, अगर आपको रेट बैकवर्ड लिखना तो क्या हो जाएगा K बैकवर्ड इनटू एक्टिव मास ऑफ अमोनिया टू द पावर 2 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए A giving B, simple, what is rate forward, और वेरी सिंपल
या वो जो गंदा सा एक्सप्रेशन, बड़ा सा एक्सप्रेशन, बड़े वाला इक्वेशन a प्लस बी गिविंग c प्लस d विथ देयर कोफिशिएंट, वो रिएक्शन है, उससे भी हम आराम से लिख सकते हैं, नहीं? ओके, नाउ अब क्या है, आपको पता है ग्राफ में बार बार क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में आराम से चला जाए, ताकि आपके प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व हो जाएं, ठीक है? सो देखिए क्या हो रहा है, दिस इज रेट वर्सेस टाइम। जब शुरू हुआ रिएक्शन तो रेट फॉरवर्ड कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया और कांस्टेंट हो गया। रेट बैकवर्ड बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, फिर कांस्टेंट हो गया। यहां पे आ गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, रेट फॉरवर्ड बराबर हो गया रेट बैकवर्ड की। दिस इज रेट फॉरवर्ड, दिस इज रेट बैकवर्ड। सो क्या बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड। अगर आपको बेसिक रिएक्शन क्या है, ये इसका, ठीक है, इसका रेट फॉरवर्ड लिखते हैं। रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, के एफ इंटू ए एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी। रेट बैकवर्ड क्या है, के बी रेट कांस्टेंट बी इंटू एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर डी। ये इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, दिस रेट एंड दिस रेट बराबर हो जा रहा है। सो रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड। तो बताइए कैसे लिखेंगे, के एफ इनटू एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी इज इक्वल टू के बैकवर्ड एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर डी। अब ऐसा करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वाले या एक्टिव मास को एक साइड लेके आते हैं, एक्टिव मास को एक तरफ लेके आते हैं। तो व्हाट विल हैपन, के एफ बाय के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है उसको उठा के यहां लेके चले जाइए। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए टू द पावर सी एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास of a to the power a into active mass of b to the power b. And k f is rate constant, a constant depends on temperature. k backward rate constant, it is a constant depends on temperature. इन दोनों कांस्टेंट को मिलाया, क्या मिला, इन दोनों कांस्टेंट को मिलाया तो मिला दिस, इसको मिलाने के बाद बना के क्यू एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ दिस के, सिंस ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, सो व्हाट इज के क्यू, के क्यू तो इन्हीं दोनों का, के क्यू इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू के क्यू, करेक्ट। सो ये भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, सो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर के लिए के क्यू क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू जो ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, सो अभी तक हमने देखा किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जब आप रेट फॉरवर्ड को रेट बैकवर्ड से क्या करते हो, बराबर कर देते हो। तो सेम रिएक्शन अभी हमने लिखा था ना, कैसा रिएक्शन, लेट्स टेक 9a प्लस 2b क्या है, इक्विलिब्रियम है, लेट्स टेक 3c प्लस 5d क्या होगा, के EQ क्या होगा, लिखिए। Similarly, let's take 3a plus 18c क्या है, 2b plus 29d। या तीसरा लिखिए, तीसरा लिखते हैं क्या हो सकता है, 6a plus 2b plus 3c
इक्विलिब्रियम विथ 9D plus 15 F plus some let's say 21 क्या होगा E। ओके, सो इन सब का आपको क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, क्या होगा, प्रोडक्ट सबसे पहले प्रोडक्ट की एक्टिविटी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की एक्टिविटी, वही तो किया था। सी डी इज द प्रोडक्ट, ए एंड बी आर रिएक्टेंट, तो लिखते हैं एक्टिविटी और एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर 3 इंटू एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर 5 एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर 9 इंटू एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर 2। क्लियर, सिमिलर के इक्यू कैसे लिखोगे भैया, क्या है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है, एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर 29, ए एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर 3 इंटू एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर 18। सिमिलरली के क्यों लिखना हो आपको, कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट active mass of d to the power 9 into active mass of f to the power 15 into active mass of e to the power 20 into active mass of a to the power 6 into active mass of b to the power 2 into active mass of c to the power active mass of c to the power 3। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है। ठीक है, तो अभी आपने क्या पता चला आपको कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एग्जैक्टली क्या है, रेट एक्सप्रेशन से हमने निकाला। पहले तो हमने रेट लिखना सीखा, क्या, यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन से आपने रेट लिखना सीखा। फिर आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को बराबर किया, क्यों किया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हो जाते हैं। तो जब बराबर किया तो एक कांस्टेंट आया, ये जो कांस्टेंट है वो इक्विलिब्रियम का ये कैरेक्टर है, के इक्यू क्या है, इक्विलिब्रियम का कैरेक्टर है। ये कहाँ पे मिलेगा, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते हैं आप इसको नहीं पा पाइएगा। तो पहले तो आप एक दोनों क्या कीजिए, दोनों रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड को बराबर कीजिए। इसका मतलब आप इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं, अचीव हो चुकी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो चुकी है। इसके बाद जो कांस्टेंट है दैट इज के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका एक्सप्रेशन लिखने का तरीका क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ओके, तो इसे जल्दी से छापिए। ओके, तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने आ गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने आपको आ गया। अब देखते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं, क्या इससे काम की चीज निकाल सकते हैं, इसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन लिखा ना अभी तक, और इसको अभी भी हम एक्टिव मास के रूप में लिख रहे हैं, तो इसको आखिरकार क्या है, आखिर कैसे हम इसको अपने काम की चीज के रूप में लिखें। तो सिंपल सी बात है, फिर से हमारे बेसिक रिएक्शन पे आते हैं। N2 प्लस क्या होगा बताइए, 3H2 गिविंग यू क्या, 2 मोलर अमोनिया। ओके, सो ये क्या है, सबके सब गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ओके, तो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपको के लिखना है इसका तो क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ अमोनिया टू द पावर 2, एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन टू द पावर 1, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 3। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैंने बोला था जब आपके पास गैसेस आने शुरू हो जाएंगे तो आप चाहो तो उसको कैसे लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर के रूप में लिख सकते हैं क्या। सो हमारा पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पार्शियल प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे, एक्टिव मास इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर हम लेके चल रहे हैं, गामा की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया
टू द पावर 2 डिवाइड बाय क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन टू द पावर 1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप आराम से इसको लिख सकते हैं। और अब देखिए क्या है, आपने तो ये लिख लिया पार्शियल प्रेशर के रूप में, इसको तो लिख लिया है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए क्या हो रहा है कि अब चाहे तो इसको आप कॉन्सेंट्रेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको कॉन्सेंट्रेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। अभी अभी आपने क्या किया है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पार्शियल प्रेशर के रूप में लिखा है। सो इसको क्या बोलेंगे, Kp, पार्शियल प्रेशर के रूप में लिखा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, Kp बोलेंगे। सिमिलरली मान लीजिए कोई रिएक्शन है आपके पास, क्या है, C2H5OH, व्हाट इज दिस, इथेनॉल, लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म। ठीक है, देन व्हाट वी हैव, लेट अस टेक CH3COH, आएगा ना एक्वस फॉर्म। ठीक है, एक्वस फॉर्म में है। फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम, दिस इज व्हाट स्टरीफिकेशन रिएक्शन। क्या है ये, एक स्टरीफिकेशन रिएक्शन है। क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। सो व्हाट इज एस्टर वी हैव, क्या होगा एस्टर बताइए, CH3COO, क्या होगा बताइए, C2H5 हो जाएगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। दिस इज अगेन एक्वस एंड H2। ठीक, क्लियर। तो दिस इज व्हाट एस्टरीफिकेशन रिएक्शन हो रहा है, जब अल्कोहल एंड आपका क्या है, एसिड आपका रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, एस्टर बनेगा। फ्रूटी स्मेल, याद होगा आप लोग को अपने लैब में, ऐसे छोटे अपने साथ अपने क्लास में, अगर आप 11th में हो तो शायद आपको क्लास में बेसिक जो रिएक्शन है वो करवाए जाएंगे। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, जब आप उसको सूंघते हो तो क्या होता है, आपको फ्रूटी स्मेल मिलता है। फाइन, नाउ अगर हम आपको लिखें, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट क्या है हमारा, एस्टर है। सो एक्टिव मास ऑफ जो क्या है, एस्टर, एक्टिव मास ऑफ एस्टर इनटू एक्टिव मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ अल्कोहल इनटू एक्टिव मास ऑफ क्या हो जाएगा, दिस इज एसिड। करेक्ट, अब पूरा नहीं लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट क्यों करना है। ठीक है, ओके। अगर बात कर रहे हैं दिस ऑल आर इन एक्वस मीडियम है, आपको बात फिर से याद आएगी कि एक्टिव मास को आप क्या बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन के रूप में भी लिख सकते हो। क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के रूप में लिखेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, कैसे, ब्रैकेट। ठीक है, एस्टर का क्या मतलब है, ये इतना बड़ा लिखने से अच्छा है मैं ऐसे लिख रहा हूं। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर मल्टीप्लाई। आप बोलोगे सर जी आपने पावर तो लिखा ही नहीं, पावर देख लो ना, सब पे 1 है, तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो एस्टर टू द पावर 1 इनटू वाटर यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, प्योर फॉर्म है, इसीलिए याद कीजिए क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ वाटर, लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, तो एक्टिविटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। नाउ क्या है, क्या अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल की बात कीजिए जरा। अल्कोहल की बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH इनटू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH लिख सकते हैं। सो ये क्या है, अगेन आपने क्या किया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस रूप में लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन के रूप में लिखा है। इक्विलिब्रियम को कॉन्सेंट्रेशन के रूप में लिखा है, दैट्स व्हाई दिस इज Kc। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिखने के तरीके अलग अलग हैं। अगर आप पार्शियल प्रेशर के रूप में लिखते हो A को, एक्टिविटी को, अगर आप पार्शियल प्रेशर के रूप में लिखते हो, दिस इज अगेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आप A को
आप कॉन्सेंट्रेशन के रूप में लिखते हो, सो क्या है, दिस इज Kc। ओके, सो हमारे पास दो प्रकार की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वन इज Kc, वन इज Kp। बहुत ही आसान, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्लियर। ओके, अब देखिए क्या है, बेसिक है a प्लस b गिविंग यू c plus d of d. Let us take all are in gaseous phase. All are in gaseous phase. सब के सब हैं gaseous phase में। So K की बात करते हैं, K कैसे लिखेंगे, क्या होगा, एक्टिविटी और एक्टिव मास ऑफ C to the power C, एक्टिव मास ऑफ D to the power D, then active mass of A to the power A and active mass of B to the power B। बहुत ही आसान तरीका है लिखने का। अगर मैं चाहूं, सिंस ये गैसेस फेज में है, तो मैं सोचूंगा इसको पार्शियल प्रेशर के रूप में लिख देते हैं, आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गैसियस फेज वाले रिएक्शन को आप कोशिश करिए हमेशा पार्शियल प्रेशर के रूप में लिखने का। तो क्या है, ए को आप रिप्लेस कर दीजिए पार्शियल प्रेशर से। बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि सर ए को पी से कैसे रिप्लेस कर पा रहे हो आप, तो आपको थोड़ा सा पीछे चले जाइए। लेक्चर में मैंने जब एक्टिव मास की मैंने बात करी थी तो क्या बोला था, एक्टिव मास इज क्या होता है, गामा इनटू पी होता है, गामा इनटू पी होता है। और आपको क्या पता है कि आपका कौन सा वेरी डाइल्यूट सिनेरियो, यहाँ पे आपको क्या है, मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत कम है, इतनी वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, तो ये जो आपका सिनेरियो है वेरी डाइल्यूट है, तो आप क्या कर सकते हो, गामा की वैल्यू 1 लेते हो। सो ए इज इक्वल टू पी हो गया, ए इज इक्वल टू पी हो गया, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, सिंपल, एक और पी से रिप्लेस कर दिया, मल्टीप्लाई विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी, partial pressure of A to the power A and partial pressure of B to the power B। तो आपको प्रैक्टिस बहुत करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखने में, क्लियर है। आपको हमेशा प्रैक्टिस करती रहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना महारत हासिल होगी। ओके, हमने क्या लिखा अभी, इसको लिख दिया, तो ये क्या बन गया, Kp बन गया, Kp बन गया, पार्शियल प्रेशर के रूप में लिखा तो Kp बन गया, बहुत अच्छी बात है। और हमें आइडियल गैस नाम की चीज पता है, Pv इक्वल टू nRT पता है, P इक्वल टू NYV पता है, यानी कि P इक्वल टू क्या है, NYV को क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी लिख सकते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन से इसको क्या स्क्वायर ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं। सो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, NYV इज कॉन्सेंट्रेशन, NYV इज कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या कर सकते हो, इस P को आप रिप्लेस कर सकते हो, हर जगह पे रिप्लेस किया जाए क्या, तो रिप्लेस करते हैं इसको मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, इसको इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैं यहां लिख रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं मैं हर पार्शियल प्रेशर को रिप्लेस करने जा रहा हूं NYV/RT से, हर पार्शियल प्रेशर को NYV/RT से रिप्लेस करने जा रहा हूं। आपको क्या पता है कि ये जो पार्टिकुलर एक्सप्रेशन है, एक क्लोज्ड वेसल में ये रिएक्शन हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो किसी पार्टिकुलर एक ही टेम्परेचर की बात करेंगे, अभी एक ही टेम्परेचर की बात करेंगे ना, तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। व्हाट इज आवर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट, V, T एंड R, ऑल द थ्री आर कांस्टेंट। आगे की बात करते हैं, NYV को आप ऐसे लिख दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। सो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला P ऑफ C, नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, सो लेट अस राइट अगेन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, K की बात कर रहे हैं, सो क्या हो जाएगा, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, मोलारिटी, दिस इज मोलारिटी, मोल पर लीटर, तो मैंने क्या स्क्वायर ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A
to the power A, concentration of, sorry this is small na, A to the power, concentration of B to the power B. What is this? This is concentration. अगर आप इसके concentration के रूप में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या आराम से लिख सकते हैं. सो दिस इज Kc. अब क्या है, यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अच्छा हमने पहले एक्सप्रेशन लिख दिया, अब क्या कर रहे हैं, सबको यहाँ पे लिखिए. क्या होगा, हम लोग इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिखते हैं Pc. Pc को रिप्लेस करते हैं, क्या हो जाएगा, Pc को रिप्लेस कीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C RT, नहीं दिस इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन इनटू R इनटू T इज इक्वल टू P, है ये है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C RT इस पूरे पे पावर कितना, C, ठीक है. Pc, इस Pc को आपने रिप्लेस कर दिया MRT और आप कॉन्सेंट्रेशन इनटू R इनटू T. सिमिलरली मल्टीप्लाई इस P पार्शियल प्रेशर ऑफ D को रिप्लेस कीजिए कॉन्सेंट्रेशन से, सो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि DRT टू द पावर, D है तो D लिख दीजिए, क्लियर है. डिवाइड बाय P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A है, पार्शियल प्रेशर है तो ये वैल्यू लिखते हैं ART. सो ART, इस पे पावर कितना है, ये A है, सो A लिख दिया एंट्री. और आगे बढ़ते हैं, क्या है, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B है, सो BRT. सो इस पे क्या आ जाएगा आपका B आ जाएगा. ओके, सो थोड़ा सा स्पेस की कमी आ गई हमारे पास, इसको मिटाया जाए. ओके, हाँ तो कहाँ पे थे हम लोग, ये ना. ओके, सो क्या कर सकते हो आप, इस वाले एक्सप्रेशन को हम जो है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं. तो हमने क्या किया है, अभी सारे RT को, जितने भी RT है यहाँ पे, RT जितने भी RT है ना, सबको एक साइड लिखने का प्रयास करते हैं. तो जब आप लिखोगे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर, सब पे C आ गया ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C मल्टीप्लाई विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D इनटू, मैंने बोला RT को एक साथ लिखते हैं, तो यहाँ पे RT टू द पावर C एंड RT टू द पावर D, तो दोनों को एक साथ लिखिए. तो मैथमेटिक्स थोड़ी सी पढ़ रखी है हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा, RT टू द पावर D प्लस C डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B इनटू RT टू द पावर क्या होगा, A प्लस B. और कैसे लिख सकते हैं इसको, concentration of C to the power C, concentration of D to the power D divided by concentration of A to the power A, concentration of B to the power B into RT to the power क्या हो जाएगा, D plus C minus A plus B, so D plus C minus A plus B. Very simple. What is this? C plus D are the stoichiometric coefficient, A plus B are the stoichiometric coefficient. ये exactly क्या है, अगर यहाँ से देखो तो इन दोनों को जोड़ो, that is the total number of moles of products. A and B को जोड़ो, that is the total number of moles of reactants. Correct? यानी कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं, प्रोडक्ट के मोल से रिएक्टेंट के मोल को घटा रहे हैं, and that is what is called delta Ng. Moles product minus moles reactant. करेक्ट, दिस इज व्हाट डेल्टा Ng. तो आप चाहो तो उसको डेल्टा Ng से भी रिप्लेस कर सकते हैं. फिर आगे देखते हैं, ये एक्सप्रेशन जो अभी अभी हमने डिराइव किया है, ये कहाँ दिख रहा है, ये जो एक्सप्रेशन अभी जस्ट डिराइव हुआ है वो कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, यही तो एक्सप्रेशन है. वो Kc को लिखा, Kc को यहां से लिख सकते हैं, Kc को
PV इज इक्वल टू nRT से लिख सकते हैं। तो क्या है, ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर है? ये एक्सप्रेशन यहां से आया है, ये एक्सप्रेशन यहां से आया है, ये किसके बराबर है? Kp के बराबर है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है वो Kp के बराबर है। यानी कि हम लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू, इसको इस वाले को रिप्लेस कर सकते हैं Kc से। सो Kc इंटू RT टू द पावर DC D प्लस C माइनस A प्लस B। इसको अभी अभी एक नया नाम दिया था, डेल्टा NG नाम दिया था, टू द पावर क्या है? डेल्टा NG स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो था आपका किसका? प्रोडक्ट्स ऑफ क्या है? C प्लस डी माइनस A प्लस बी था। तो क्या है, आप क्या कर सकते हो? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना ज्यादा सेफ रहेगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। आपका नया एक्सप्रेशन लिख के आया है, दैट इज Kp एंड Kc, जो दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारे पास, उसके लिए ये यूज किया जा सकता है। याद रखेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके लिए यूज करेंगे? गैस के लिए यूज करेंगे। जो भी गैसियस रिएक्शन हो रहे हैं उसके लिए इसका यूज किया जाएगा। अब मान लीजिए लिक्विड की बात करोगे तो भैया लिक्विड मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहा है गैस में, कहाँ वो पार्शियल प्रेशर दिखा रहा है? जब वो पार्शियल प्रेशर दिखा ही नहीं रहा है तो Kp की बात कैसे करेंगे? जब वो पार्शियल प्रेशर, ये बंदा, इस बंदे की बात करते हैं, ये गैसियस फेज रिएक्शन है, ये बंदा पार्शियल प्रेशर दिखा पाएगा क्या? नहीं दिखा पाएगा। जब बंदा पार्शियल प्रेशर दिखा ही नहीं सकता तो इसकी बात हम Kp के लिए क्यों करें? तो इसकी Kp क्या होगी? नहीं होगी, पर हाँ इसकी Kc होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन होगी, इसलिए हमने Kc लिखा। पर जो हमने अमोनिया वाला रिएक्शन लिखा था तो उसका हमने Kp का एक्सप्रेशन लिखा, और उसका Kc का एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है, और Kp और Kc का रिलेशन हम उसके लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, n V को उठा के क्या ले जाइए, यानी कि नीचे ले जाइए। सो P इज इक्वल टू क्या होगा? CRT हो जाएगा। C इज कॉन्सेंट्रेशन, जनरली मोल्स पर लीटर क्यूब में दिखाते हैं, दैट इज द मोलारिटी। क्लियर? ओके, तो इनको जल्दी से नोट कीजिए, Kp के बारे में जान लीजिए। ये क्या है? Kp और Kc का रिलेशन है। ठीक है, ये कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको जल्दी से छापिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आती जा रही हैं। अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से पीछे ले जाइए और फिर से पढ़िए। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कैसे गिवन रिएक्शन से Keq यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिख रहे हैं, इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इसको नहीं जाना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एज वेल एज द नेक्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग कोशिश करके, थोड़ा मेहनत लगा के, थोड़ा सा फिर से मुझसे पूछ के आप इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने का तरीका जान लीजिए। ठीक है, तो अगर लिखने का तरीका अगर आपको नहीं आया है तो दिक्कत है, इसलिए मैंने क्या किया है आपके लिए 2-3 बेसिक एग्जांपल है, उसको लिख सकते हैं। जैसे PCl5 गैस इक्विलिब्रियम विथ PCl3 गैस प्लस Cl2। ओके, सिमिलर राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर वाला लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सो हाफ ऑफ मोल ऑफ H2 गैस प्लस हाफ ऑफ मोल ऑफ I2 गैस, क्या है ये आपका HI बनाएगा। ठीक है, इसका लिखिए। देन लेट अस राइट कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिविंग यू क्या? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस क्या हो जाएगा बताइए? CO2 गैस। इसका लिखिए Kp वैल्यू। देन अगला क्या है? अगला लिखते हैं, अगला आप लिखिए N2
2O4 गैस किस में बदल रहा है, ये 2 मोल्स ऑफ NO2 में बदल रहा है गैस में। इसका भी एक्सप्रेशन लिखिए। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या कर लें बताइए, KClO3 गैस, ठीक है, क्या बदलेगा, KCl में बदलेगा सॉलिड, सॉरी दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज 3O2, करेक्ट। रिएक्शन बैलेंस करेंगे क्या जल्दी से, दिस इज 3/2O2, 3/2O2। तो सबका एक्सप्रेशन लिखिए, केपी का एक्सप्रेशन लिखिए। ओके, अब देखिए मान लीजिए PCl5 का लिखना है, केपी हम लिखना चाह रहे हैं, केपी लिखना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर, सिंपल प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो क्या है PCl, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, करेक्ट, टू द पावर 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं, इनटू मल्टीप्लाई विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर PCl5। सबका जो है कोफिशिएंट 1 है तो कोई लफड़ा यहाँ पे है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। केपी क्या हो जाएगा भैया बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, दिस इज द प्रोडक्ट ना, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, ओके दिस इज वेरी, so partial pressure of HI to the power 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां देखिए partial pressure of H2 to the power half, partial pressure of I2 to the power half, जैसे मास एक्शन लिखा था ना उस तरीके से। तो इसलिए बोला, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना आना समझना चाहिए, फिर रेट कैसे लिखते हैं और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के रूप में, केपी के रूप में कैसे लिखते हैं। ओके, फिर इसकी बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं बता रहा हूं केपी, लेट अस राइट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्टिव मास के रूप में लिखते हैं। सो एक्टिव मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड टू द पावर 1, एक्टिव मास ऑफ CO2 टू द पावर 1, एक्टिव मास ऑफ CaCO3 टू द पावर 1। वेरी सिंपल, ऐसा ही तो लिखते थे। अब हम देखेंगे क्या, व्हाट इज द एक्टिव मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। देखा यहाँ पे सॉलिड है, फिर हमें याद आया कि सर ने तो बताया था सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, तो क्या लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल राइट इन रेड, रेड में लिखना बहुत जरूरी है, बहुत लोग गलत चले जाओगे। क्या है, 1 होगा। क्यों होगा 1, क्योंकि एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, दिस इज सॉलिड रिटन हियर, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड दिस इज 1। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, एक्टिव मास ऑफ CO2 पार्शियल प्रेशर के रूप में लिखना है, केपी लिखना है, सो सिंपल, एक है, डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, star, here you can go wrong and you will get -5 marks. Okay, so I have to make sure that you all get +4. Okay, for that you have to write kya 1 here. Okay, so please I say please pay attention here again. क्या है, एक्टिव मास ऑफ द सॉलिड, यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड रूप में है, सो क्या हो जाएगा, दिस इज 1, सो PCO2। मैं पार्टिकुलर इस पे रेड मार्कर क्यों चला रहा हूं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई रिएक्शन वेसल है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट रखा गया है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाया है, उस रिएक्शन वेसल में टोटल प्रेशर हो गया है 1 atm। बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, कॉमन सेंस, वेरी सिंपल, कॉमन सेंस। दिस इज अ कंटेनर, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट रखा गया था, अंदर का प्रेशर कुछ नहीं था, पर डिकम्पोज किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाया है। इस पूरे रिएक्शन वेसल में एक ही बंदा है जो गैसियस फेज में है, दैट इज CO2।
प्रेशर किसके कारण क्या आएगा? गैसेस मॉलिक्यूल्स के कारण आएगा। उसने बोला कि रिएक्शन वेसल में एक एटीएम प्रेशर है, उस पूरे रिएक्शन वेसल में अकेला बंदा कौन है? CO2 है, क्योंकि सॉलिड्स हैं वो तो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे। सो उसने आपको CO2 का पार्शियल प्रेशर यानी कि टोटल प्रेशर दे दिया है। वो प्रेशर क्यों आ रहा है? ओनली ड्यू टू CO2। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, खासकर ऐसे सवाल जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट आएगा और वो CO2 देगा इनडायरेक्टली, कभी कभी Kp देके। व्हाट इज दिस? दिस इज Kp, करेक्ट? 1/1 into PCO2, दिस इज Kp। अगर वो आपको Kp दे दिया यानी कि वो आपको प्रेशर दे दिया। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सर Kp दे दिया है, प्रेशर कहां से लाएं? टोटली कंफ्यूज। भाई साहब कंफ्यूज नहीं होना है, हैं? कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो आप आराम से बना सकते हो क्या? जी हाँ, आराम से बना सकते हैं। आगे की तरफ बढ़े। ओके, इसकी बात करते हैं। इसकी बात करें तो इसका लिखिए भैया Kp क्या होगा? We have partial pressure of NO2 to the power 2, क्लियर है क्या? डिवाइड बाय partial pressure of N2O4 to the power 1। बहुत ही आसानी से। गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट वी हैव इज Kp लिखते हैं। ये भी कुछ उसी प्रकार का प्रॉब्लम है। KCl क्या होगा? इसका एक्टिव मास 1 होगा। O2 गैसियस फेज में है, तो इसका पार्शियल प्रेशर होगा कितना? PO2 द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3/2 O2 क्या है? KClO3 है, एक्टिव मास 1। तो Kp अगर गिवन है तो वो किसी न किसी तरीके से आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको रेड मार्कर से मैं बताना चाहूँ, सो अगर उसने क्या किया है, Kp दे दिया है, Kp ऑफ दिस रिएक्शन दे दिया है, तो वो आपको इनडायरेक्टली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे दिया है। आप चाहे तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बेसिक चीजों का ध्यान रखेंगे। और अभी हमने एक और चीज जाना, क्या जाना? Kp इज इक्वल टू क्या था बताइए? Kc into RT to the power डेल्टा एच। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हमने अभी आज जाना है, और इसके कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है जो कि मैं आपको बताता हूं करने के लिए। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, कैसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज कर रहे हैं, कैसे रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के किस किस प्रकार के होते हैं, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे लिखते हो आप, पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे लिखते हो, और उसको कैसे इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि इस फॉर्मूला को आप याद रखो, ये फॉर्मूला शॉर्टकट है, ये फॉर्मूला एक शॉर्टकट है, पर आपको जो है बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, तो मिलते हैं आपके अगले नए लेक्चर में।